चलो भाई अभ्यास के अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो देखो मैंने विलयन के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। विलयन क्या होता है भाई, विलयन के बारे में समझा बस दे रहा हूँ, ठीक है, लिखवा दिया हूँ मैंने ऑलरेडी, तो इसको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो विलयन क्या होता है, देखो जब हम क्या ले लें, पानी ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम मिला देते हैं क्या, एक चम्मच मिला देते हैं क्या, एक चम्मच मिला देते हैं नमक, ठीक है। क्या मिला देते हैं इसमें, नमक, और ये क्या है हमारे पास, पानी, ठीक है। और जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, एक प्रकार से विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो विलयन क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक, है ना, या दो अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है ऐसा मिश्रण, है ना, जिसके दोनों घटक आपस में पूर्णतः क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है, उसको अपन कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे नमक और पानी एक दूसरे में पूरी तरह क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है, तो इसको अपन कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, उसको समांगी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि रेत घुलती है क्या पानी में, नहीं घुलती, ठीक है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों अवयव आपस में पूर्णतः घुल जाएं, उसको अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो विलयन हमेशा कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलेय, ठीक है, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक, ठीक है। मैंने ये बता चुका हूँ आप लोगों को, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय और जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक, ठीक है। तो ये होता है भाई विलयन। विलयन दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक होता है अवस्था के प्रकार पर, अवस्था के आधार पर विलयन, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, सांद्रता के आधार पर विलयन। तो अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के विलयन बताया था मैंने, ठोसी विलयन, गैसीय विलयन, है ना, और द्रवीय विलयन, ठीक है। गैसीय विलयन किसे बोलेंगे भाई, गैसीय विलयन उस विलयन को बोलेंगे जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, और बाकी विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है क्या, ठोसी विलयन। ठोसी विलयन में क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठोसी विलयन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन किसे बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, द्रव हो, उसे अपन कौन सा विलयन बोलेंगे, द्रवीय विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो तीन प्रकार के विलयन होते हैं अवस्था के आधार पर, ठीक है, द्रवीय, ठोसी और गैसीय, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, सांद्रता के आधार पर विलयन, ठीक है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन, ठीक है। तनु विलयन किसे बोलेंगे बताओ, हाँ देखो तनु विलयन उसे बोलेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। मान के चलो पानी हमने एक बोले तो चुटकी भर नमक डाल दिए, ठीक है, 1 लीटर पानी हमारे पास, और उसमें हमने क्या डाल दिए, 1 चुटकी नमक डाल दिए, ठीक है, तो नमक की मात्रा बहुत कम है कि नहीं, तो ऐसे विलयनों को अपन क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं, ठीक है। सांद्र विलयन किसे बोलेंगे, जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, ज्यादा हो, ठीक है। विलेय विलायक सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन, ठीक है। कौन सा विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे जब आप क्या बनाते हो, मान के चलो चाशनी बना रहे हो, ठीक है, चाशनी बना रहे हो तो उसमें विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, होती कि नहीं होती है बताओ, ठीक है। विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ही लगभग उसमें कैसी होती है, ज्यादा होती है। या फॉर एग्जांपल हम मान के चलो क्या बना रहे हैं, मान के चलो हम बना रहे हैं, हमको हमारे अंदर मान के चलो बीपी जो है वो कैसी है, बहुत कम हो गई है, बहुत लो हो चुकी है, और हमको क्या पीना है, नमक वाला पानी पीना है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई आप जो है नमक वाला ज्यादा पानी पियो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधी गिलास पानी लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे, 2 चम्मच क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, ठीक है। तो नमक की मात्रा ज्यादा है, बताओ विलेय की मात्रा ज्यादा होगी, तो ऐसे विलयनों को हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब सीधा सा मतलब ये है कोई भी चीज अगर गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा, सांद्र कहलाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोल सकते। ठीक है, देखो एक स्थिति जैसे मान के चलो ये पानी है और इसमें हम क्या घोल रहे हैं? नमक घोल रहे हैं। ठीक है, नमक को हम इसमें घोलते गए। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी, देखो हमने एक चुटकी नमक डाले घुल जाएगा, दो चम्मच नमक डाले वो भी घुल जाएगा, 4 चम्मच नमक डाले वो भी घुल जाएगा। ठीक है, 10 चम्मच नमक डाले, हो सकता है अगर पानी की मात्रा उतनी है तो वो घुल जाएगा। परंतु अगर पानी की मात्रा मान के चलो आपकी आधा लीटर है और आधा लीटर में मान के चलो आपकी ज्यादा से ज्यादा 10 चम्मच ही क्या घुल सकते हैं? नमक घुल सकते हैं, और उससे अधिक नहीं घुल सकते। ठीक है, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, मतलब निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी विलयन में विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, उसे अपन कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है बताओ? विलय की और अधिक मात्रा हम घोल सकते हैं, जैसे हम चाशनी बनाते हैं। ठीक है, चाशनी में हम पानी कम लेते हैं, बताओ, और शक्कर को घोलते जाते कि नहीं बताओ। ठीक है, परंतु हम चाशनी को क्या करते हैं? गर्म भी करते हैं। ठीक है, तब जाके शक्कर उसमें फूलता है, घुलती है। करते कि नहीं करते बताओ? चाशनी को गर्म करते हैं, ठीक है, ताकि शक्कर की मात्रा और घुल सके। ठीक है, ताप बढ़ाओगे तो और अधिक मात्रा घुल सकती है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। परंतु अगर ताप नहीं बढ़ाओगे, ताप निश्चित रहेगा, तो विलय की मात्रा हम जो है जितनी घुलने की वो उतनी ही घुलेगी। ठीक है, मतलब पानी जितना उसको घोल सकता है वो घोल लेगा, अगर हम ताप को निश्चित रख दें। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलय की मात्रा और अधिक घुल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या? अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन किसे बोलेंगे? हाँ, है ना? विलय की मात्रा क्या होती है? संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, अति संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा होती है ना, वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा कैसी होती है? ज्यादा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये विलयन के प्रकार हो गए। ठीक है, उदाहरण आप लोगों को मैंने लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसे ठोस विलयन को उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। बताओ, ठोसी विलयन को उदाहरण देना है जिसमें विलय क्या हो? गैस हो। बताओ उदाहरण बताओ, देखकर बता दो। हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिश्रण। ठीक है, हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिश्रण क्या कहलाएगा बताओ? ठोसी विलयन में क्या घुला है? गैस घुली। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? पैलेडियम में विलयन, है ना? ये उदाहरण मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी मैंने प्रकार के मैंने विलयन पढ़ाया हूँ उनके उदाहरण आपको याद कर लेना है, पूछेगा क्योंकि एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या दिया है? निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। देखो मैंने मोल अंश भी बता चुका हूँ, मोललता भी बता चुका हूँ, मोलरता भी बता चुका हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोगों को सुनना बस है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का सीधा सा मतलब है, जैसे आप लोगों के परसेंटेज बनते हैं कि नहीं बनते? तो परसेंटेज कैसे बनते हैं? आपने मान के चलो 500 नंबर में से आपने 400 नंबर लिए हैं। ठीक है, और इसका हमको परसेंट निकालना है। परसेंट के लिए हम किससे गुणा कराते हैं? 100 से। ठीक है, तो कितना निकल के जाएगा बोलो? 80% निकल के जाएगा। ठीक है, तो 400 जो है 500 का कितना परसेंट है? 80% है। 400 नंबर जो है 500 का कितना परसेंट है? 80% है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे बोलेंगे? ठीक है, तो द्रव्यमान का मतलब होता है किसी विलयन के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। ठीक है, कि भाई मान के चलो ये आपका 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम मान के चलो पानी है। ठीक है, और मान के चलो आपने इसमें 100 ग्राम पानी और इसमें आपने 20 ग्राम क्या घोल दिए हो? नमक घोल दिए हो। 100 ग्राम पानी है और 20 ग्राम क्या घोल दिए हो? नमक घोल दिए हो। तो पानी में जो नमक घोले हो वो कितना प्रतिशत आपने घोले हो, वो क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, भाई पानी हमारे पास 100 ग्राम है और उसमें आपने नमक कितना घोले हो? 20 ग्राम घोले हो, तो कितने प्रतिशत मात्रा में घोले हो वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। सीधा सा मतलब ये है कि हम वो जो चीज हम किसी चीज में मिला रहे हैं, मतलब जो चीज विलय है उसका कितना प्रतिशत हम उसमें मिला रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे हमारे पास पानी कितना है? पानी कितना है बोलो?
100 ग्राम, और हम उसमें कितना ग्राम मिला रहे हैं? नमक 20 ग्राम मिला रहे हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? इसका फॉर्मूला बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का द्रव्यमान, है ना, विलेय का द्रव्यमान जिसको हम कैसे दर्शाते हैं? WV से, बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में किससे गुणा कर देंगे? 100 से। ठीक है, अब जैसे हमको इस नमक का हमको क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है? बोलो 100 ग्राम, और उसमें से नमक की मात्रा कितनी दी है? विलेय की मात्रा 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितने परसेंट आएगा? बोलो 20%। क्लियर सभी को? परसेंट निकालना है, सीधा सा मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत का, सीधा सा मतलब है हमको परसेंट निकालना है। ठीक है, सेकंड देखो मोलरता। मोलरता किसे बोलेंगे भाई? मोलरता का मतलब ये होता है, मोलरता और मोलरता दोनों में थोड़ा डिफरेंस करके पढ़ाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मोलरता और मोलरता देखो, एक तरफ है मोलरता और एक तरफ है मोलरता। इनको अगर आप डिफरेंस करके समझोगे ना बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है आयतन, और इधर साइड होता है क्या? द्रव्यमान। ठीक है, और यहाँ पर जो है विलयन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1 लीटर आयतन होता है। विलयन का आयतन कितना होता है? 1 लीटर होता है। और यहाँ पर जो मात्रा होती है वो किसकी मात्रा होती है? विलायक की मात्रा होती है। और विलायक की मात्रा कितनी होती है? 1 किलोग्राम विलायक होता है। ठीक है, विलायक की मात्रा कितनी होती है? 1 किलोग्राम होती है। और दोनों में किसके मोल घुलेंगे? बोलो विलेय के मोल घुलेंगे। किसके मोल घुलेंगे? विलेय के मोल घुलेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि भाई किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, क्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगा? उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? बोलो मोलरता कहलाएगी। ठीक है, तो सीधा सा मतलब दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, बस आपको स्टार्टिंग का चेंज करना है। इसमें क्या होगा? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, और इसमें क्या होगा? किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, और दोनों में क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? उस विलयन की मोलरता और उस विलयन की मोलरता। ठीक है, अब परिभाषा फिर से सुनना सभी लोग। इसकी परिभाषा देखो मोलरता की, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, और इसे हम कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब चूंकि आयतन जो है किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब आयतन पर किसका प्रभाव पड़ेगा? ताप का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मोलरता किस पर निर्भर करेगी? बताओ, मोलरता किस पर निर्भर करेगी? ये ताप पर निर्भर करेगी। ठीक है, और क्या ये ताप पर निर्भर करेगी? क्या नहीं करेगी। ठीक है, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या इन दोनों की इकाई। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? बोलो इसकी, हाँ इसकी इकाई हो जाएगी क्या? मोल प्रति लीटर, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। इकाइयां समझ में आ गई दोनों की। ठीक है, तो इसकी इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम। बताओ क्लियर हुआ क्या? मोलरता मोलरता सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब उसके बाद हम देखते हैं मोलन्स। ठीक है, मोलन्स देखते हैं भाई। मोलन्स देखो, मोलन्स क्या बोलेगा? मोलन्स का सीधा सा मतलब ये है, मान के चलो आपके पास एक विलयन है। ठीक है, अब विलयन है भाई, विलयन में विलेय और विलायक दोनों चीज उपस्थित रहती हैं, रहती कि नहीं रहती? बताओ। ठीक है, मान के चलो आपके पास कितना है? पानी मान के चलो आपके पास 50 ग्राम है, और इसमें आपने जो है 5 ग्राम NaOH को मिलाया है। ठीक है, 5 ग्राम क्या मिलाए हो?
NaOH विलायक, ठीक है। तो NaOH क्या होगा यहाँ बोलो, विलेय, और H2O क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। हमने पढ़े कि भाई जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो मोल अंश की क्या डेफिनेशन होगी, मोल अंश की क्या डेफिनेशन होगी बोलो, किसी को बोर तो नहीं लग रहा है, बताओ। क्योंकि देखो ये रिवीजन है और एक तरह से हम अभ्यास का पढ़ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़े उनका क्या हो जाएगा, वो भी पढ़ लेंगे, और जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा दोनों का ही है, हल्के में मतलब, ठीक है। तो देखो मोल अंश का मतलब क्या होगा, मोल अंश का मतलब ये होता है, पहले परिभाषा सुनना सभी लोग, ठीक है। अब मोल अंश में क्या होंगे भाई, एक तो विलेय के मोल होंगे, ठीक है, विलेय के मोल अंश होंगे, विलेय के मोल अंश प्लस किसका मोल अंश होगा, विलायक के मोल अंश होंगे, विलायक के मोल अंश होंगे, ठीक है, विलायक के मोल अंश होंगे। तो विलयन का मोल अंश क्या होगा, विलेय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश। तो हम विलयन के मोल अंश को दर्शाते हैं x से, और विलेय के मोल अंश को दर्शाएंगे xb से, और विलायक के मोल अंश को दर्शाएंगे xa से, ठीक है। तो ये होता है भाई विलयन का कुल मोल अंश, और किसी विलयन का मोल अंश हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब परिभाषा सुनना, विलेय के मोल अंश किसे बोलेंगे, ठीक है। तो विलेय के मोल अंश का मतलब होता है, पहले मैं इसको लिख देता हूं, xb बराबर होता है, ठीक है, nb अपॉन में na प्लस nb, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, विलेय के मोल अंश की परिभाषा सुनना, किसी विलयन में, अच्छा nb का मतलब सभी को पता है क्या, nb का मतलब देखो, n को हम दर्शाते हैं कैसे, n का मतलब होता है मोल, ठीक है, b का मतलब होता है विलेय, और a का मतलब होता है विलायक, क्लियर। तो nb का मतलब होगा क्या, विलेय के मोल, और na का मतलब क्या होगा, विलायक के मोल, ठीक है। तो अब विलेय के मोल अंश की परिभाषा ऐसे बनेगी, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात होता है, होता कि नहीं होता बताओ, का अनुपात क्या कहलाएगा, विलेय का मोल अंश कहलाएगा। एक बार फिर से देखो, किसी विलयन उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या है ना, बटे Na प्लस Nb का मतलब क्या होता है, विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। तो किसी विलयन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, विलेय के मोल अंश कहलाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार विलायक के मोल अंश क्या कहलाएंगे भाई, ठीक उसी प्रकार विलायक के मोल अंश होंगे विलेय के मोल अपॉन में विलयन के मोल, यही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ, विलायक का मोल अंश का मतलब होगा विलायक के मोल बटे में विलयन के मोल, ठीक है। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे इसमें, किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, को हम क्या बोलेंगे, विलायक के मोल अंश बोलेंगे, ठीक है। आप इस तरह से याद करोगे ना, आपको बहुत जल्दी याद होगा, पर आप रट्टू तोता जैसे रटोगे ना तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ के याद करो, समझ के याद करोगे बहुत जल्दी याद होगा, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, जैसे हमको विलेय के मोल अंश की परिभाषा बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, किसी विलयन उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बटे, या विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, को हम क्या बोलेंगे, विलेय का मोल अंश बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार विलायक के मोल अंश क्या बोलेंगे भाई, विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, विलायक के मोल अंश। बताओ क्लियर हुआ क्या, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए, फॉर्मूले क्लियर हो गए दोनों के, ठीक है। अब देखना Nb का मतलब क्या होगा, Nb का मतलब होता है भाई, देखो पहले चीज मैं बता देता हूँ, मोल बराबर होता है, जिसको मैं N से दर्शाते हैं, मोल बराबर होता है द्रव्यमान के बटे में अणुभार, ठीक है। द्रव्यमान के बटे में क्या होता है, अणुभार होता है। अणुभार को दर्शाते हैं किससे, M से, और द्रव्यमान को दर्शाते हैं W से, ठीक है। अगर हमको विलेय के मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ठीक उसी प्रकार मेरे को अगर Na का मान निकालना है, मतलब विलायक के मोल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। क्या ये समझ में आया क्या, क्या इससे आप निकाल सकते हो क्या किसी भी चीज का, बोलो, निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो मोलन समझ में आया सभी को, क्लियर,
जो लोग नए हैं उनको समझ में आया क्या? क्या फिर से बताना है? बताओ, जो लोग नए हैं, कितने लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो। 3 और 2 5 और 1 6। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, परिभाषा को आप बार बार रीड करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप जैसे मैंने आपको बताया हूं तरीका, वैसे आप करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, और ध्यान रखना किसी भी विलयन के मूल अंश का मूल अंश हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, किसी विलयन